नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है आपके ग्रुप सी के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि मुख्य रूप से आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित है। मुख्य रूप से अभी हमने आपके 12 फरवरी को होने वाले पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है और मुख्य रूप से हमने आपके सिलेबस के 40 नंबर के उस पोर्शन को लिया है जो कि जीके जीएस का है, जहां पर विद्यार्थी अधिकतर प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सीरीज के माध्यम से जो हमारे विद्यार्थी हैं वो प्रश्नों को ठीक करके आएँ। तो इसी क्रम में हमने ये सीरीज शुरू की है। आज इसका ये पाँचवा या छठा पार्ट होगा और इसी क्रम में आज हमने 20 प्रश्न रखे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? दरअसल विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है वह अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं दोस्तों, जैसे भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। जैसे आप समझ सकते हैं, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, इसके अलावा अपराधों के लिए दोष सिद्ध अनुच्छेद 20, इसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। परंतु कुछ मूल अधिकार यथा यानी कि जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं हमने दोस्तों। आज सिर्फ हमने 20 ही प्रश्न रखे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया? दरअसल बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया था। थोड़ी डिटेल में बात करूं तो संविधान का अनुच्छेद 23 याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार इसके एवं बाल श्रम का प्रतिशोध करता है, जिसे बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी करना गैर कानूनी घोषित किया गया। अनुच्छेद 35 को आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 35 को का सेकंड, अनुच्छेद 35 को सेकंड के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए हैं दंड विहीन करने के लिए कानून बना सकती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? दरअसल मंडल आयोग ने प्रस्तुत की थी 1980 में। अगर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो आप ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को, आप याद रखिएगा, 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की जो है सिफारिश की थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, संविधान जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 33 है। थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं, संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। दरअसल मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। अगर थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो आप ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है इस अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिकता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले तक सीमित है। वही अनुच्छेद 226, याद रखिएगा 226, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी शामिल है। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अलावा परमादेश, प्रतिषेध, इसके अलावा अधिकार परीक्षा और इसके अलावा उत्प्रेषण रिट। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है न्यायालय। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है राजकोषीय नीति संबंधित है। दरअसल राजकोषीय नीति जो संबंधित होती है वो होती है सरकार की प्राप्तियों या प्राप्ति और आय व्यय से। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं, राजकोषीय नीति सरकार यानी कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की आय एवं व्यय संबंधी रणनीतियों को कहते हैं। इसके माध्यम से सरकार अपने राजकोष का प्रबंध करती है ताकि आर्थिक व्यवस्था एवं सरकार की सामान्य कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे। आइए अगले प्रश्न को बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं। प्रश्न है बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है दरअसल जो है सरकार की राजकोषीय नीति का। थोड़ी डिटेल में बात करूं, बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए जो है सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों का जो है विवरण होता है। इसके अलावा वर्ष 2017 से, याद रखिएगा 2017 से, वर्ष 2017 से भारत में बजट 1 फरवरी को, याद रखिएगा परसों ही जो है बजट प्रस्तुत हुआ था, 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। और बजट वार्षिक वित्तीय वितरण यानी कि संविधान के अनुच्छेद 112, याद रखिएगा वर्तमान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत उल्लेखित होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं दोस्तों। प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन शंघाई 5 का सदस्य नहीं है? दरअसल शंघाई 5 का सदस्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। अगर शंघाई 5 के सदस्यों की अगर मैं बात करूं, पहले इसके स्थापना की मैं बात करूं तो 26 अप्रैल 1996 को, याद रखिएगा 1996 को 5 देशों जैसे चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके जो है 8 सदस्य हैं। जो 3 नए सदस्य हैं वह उज्बेकिस्तान, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य हो गए हैं। और 15 जून 2001 के बाद यह शंघाई सहयोग संगठन SCO के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपके लिए रखे हुए हैं। देखिए प्रश्न है, बहुत कई बार ये पूछा गया है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? ब्रिक्स का जो सदस्य देश नहीं है वो है सऊदी अरब। अगर डिटेल में बात करूं तो ब्रिक्स, सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। ब्रिक्स के मूलतः जो है 4 देशों का समूह है, जैसे ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन। यानी बी से ब्राज़ील, आर से जो है रूस, इसके अलावा आई से इंडिया, सी से इसमें बाद में जो है सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका इसमें बाद में मिल गया है, जिससे यह है ब्रिक्स रूप के नाम से परिवर्तित हो गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे। प्रश्न नंबर 10 प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ? अगर इन संगठनों की अगर मैं बात करूं, एक एक करके पहले देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
अंतर्राष्ट्रीय अगर मुद्रा कोष की मैं बात करूं 1945 यानी कि 1945 में इसका जो है गठित हुआ था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर मैं बात करूं तो ये 1919 का है। और अगर बात की जाए खाद्य एवं कृषि संगठन, ये जो है 1945 का है। तो आप इसको देखते हुए, इस चार्ट को देखते हुए अनुमान लगा सकते हो सबसे पहले कौन। सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापित हुआ। और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर उसके बाद जो है खाद्य एवं कृषि संगठन, लास्ट में विश्व व्यापार संगठन 1948 का है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं दोस्तों। प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के मध्य स्थित है। नियाग्रा जो जलप्रपात है वो है ईरी और ओंटेरियो जलप्रपात के मध्य, यानी कि झीलों के मध्य स्थित है यह जलप्रपात। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य नियाग्रा नदी में स्थित है। किस नदी में है? नियाग्रा नदी में स्थित है, जो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा ओंटेरियो के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह संयुक्त रूप से अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जो है जल विद्युत शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं, थोड़ा सा आप इन प्रश्नों को डिटेल से देखने का प्रयास करें दोस्तों। वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखना शुरू करोगे तो आप बखूबी आपको फायदा होगा, आप प्रश्नों को याद कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। दरअसल विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो विजयवाड़ा नगर आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। जो 2 बड़े शहर हैं उनमें हैदराबाद और विशाखापट्टनम है। और इसके बाद जो है विजयवाड़ा का ही नंबर आता है नंबर 3 पे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हैं। प्रश्न है पर्यावरणीय जो है आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। आपको बताना है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। वह संगठन है दोस्तों जो है NEERR, यानी कि NEERR। अगर इसके फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो यह है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान। और अगर इसकी बात करूं तो यह पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। और इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। आप याद रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। बहुत पुराना तेल का कारखाना है। अगर बात की जाए मुंबई हाई पेट्रोलियम एवं उसके निक्षेप उत्पादन से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि जो मुंबई तट से 176 किमी दूर मुंबई हाई तेल क्षेत्र स्थित है, जहाँ से जो है वर्ष 1976, याद रखिएगा 1976 से तेल की प्राप्ति हो रही है। यह तेल क्षेत्र अरब सागर एवं महाद्वीपीय मग्न तट पर अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, 19 नहीं, आप याद रखें। प्रश्न है प्रथम ईरानी, ये सांसद हो गया, दरअसल शासक होना चाहिए, आप याद रखेंगे शासक। तो आप याद रखेंगे ईरानी शासक। तो प्रश्न है प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में कौन सा है। आपको बताना है इनमें से वह कौन सा प्रथम ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था। वह है डेरियस प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, वह राजा है डेरियस प्रथम। अगर थोड़ी बात करूं डेरियस प्रथम या इसका नाम दारा प्रथम था, तो इसका जो शासनकाल था वो 522 से 486 तक था। याद रखिएगा 522 से लेके 486 ईसा पूर्व के मध्य था। यह फारसी सम्राट जो है फारसी साम्राज्य के संस्थापक जो है काकरेश यानी कि साइरस के बाद जो है
जो कि एक शासक था, एक वंश था, हकमनी वंश, हाँ यस, हकमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। इसे जो है हेरोडोटस के अनुसार जो है डेरियस प्रथम के साम्राज्य को जो है संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश में शामिल था। और बात करें पूर्व की ओर जो इसका विस्तार था राजपूताना के रेगिस्तान तक, तथा राजपूताना यानी कि राजस्थान के रेगिस्तान तक, इसके अलावा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे, प्रश्न नंबर 16। दरअसल कुशल शासक हो गया, दरअसल इसका होना चाहिए कुषाण शासक, कुषाण, आप याद रखेंगे कुषाण। तो दोस्तों दरअसल कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ? कनिष्क का जो राज्य अभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। अगर डिटेल में बात करूं तो कनिष्क के राज्य अभिषेक की तिथि जो है वर्ष 1960 में आयोजित जो पुरातत्व विभाग की द्वितीय सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी से ही शक संबंध का प्रारंभ माना गया। कनिष्क ने जो है कैंसर या सीर की उपाधि धारण की थी, केसर याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी प्रथम राजधानी पेशावर यानी कि पुरुषपुर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो है दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तो आप हम बखूबी आपको बता देते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट हुई है और हम उसको सुधारते हैं। तो आप मुख्य रूप से प्रश्न को देखें। प्रश्न है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था, आपको बताना है वह कौन सा शासक था। अगर मैं बात करूं तो वह था मेघवर्मन। याद रखिएगा इस व्यक्ति का नाम। थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो लंका का राजा मेघवर्मन यानी कि लंका यानी कि श्रीलंका, मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। चीनी स्रोतों से यह जानकारी मिलती है जो मेघवर्मन के ने जो है समुद्रगुप्त के पास उपहार सहित एक दूत दरबार में भेजा था। साथ ही यह अनुरोध किया कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार जो है के निर्माण की अनुमति दी जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसने बोधि वृक्ष के निकट लंका यानी कि बोधि वृक्ष के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज थोड़ा सा जो है आप ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्नों में जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पर ये गुड्डू राजा हो गया, दरअसल ये गुप्त राजा होना चाहिए, गुप्त। तो आप याद रखना गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाला गुप्त शासक वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, जिसका अर्थ होता है विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य, यानी कि पराक्रम का सूर्य जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। इसके पश्चात जो है ग्रहण की गई अन्य उपाधियाँ इसकी कुछ थी, विक्रांत, इसके अलावा परम भागवत आदि। इसके अलावा देवगुप्त और देवराज, देवश्री आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। थोड़ा क्या होता है कि कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है जिससे हमारे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आप इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे टेक्निकल फॉल्ट को दूर करते हुए आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाई जाए। आइए बात है
है प्राचीन सांख्य दर्शन। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, आपको बताना है। प्राचीन सांख्य दर्शन में, अगर प्राचीन सांख्य दर्शन की मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपिल। थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन यानी कि तत्व पर आधारित ज्ञान का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्र, इसके अलावा तत्व समाज नामक ग्रंथों की रचना की। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिनिधित्व किया था और अनिश्वरीवाद को भी यह मानते थे। इसके लिए लेकिन इन्होंने गीता में श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। आइए अगली बात करते हैं। गीता में श्रेष्ठ मुनि कहा गया है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्शन को लोकायतन कहा जाता है। लोकायतन कहा जाता है दरअसल चार्वाक दर्शन को। अगर थोड़ी डिटेल में बात की जाए, चार्वाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है। इसके प्रवर्तक चार्वाक थे। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। यह दर्शन वेद ब्रह्म भी कहलाता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, इसके अलावा जल, तेल तथा वायु, ये चार ही तत्व सृष्टि के मूल कारण है। आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम प्रश्न लाए थे, 20 प्रश्न लाए थे। तो दोस्तों, आपको अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई प्रश्नों में अगर आपको डाउट है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, यानी कि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो रेगुलर चाहिए इसी प्रकार की, तो आप अपने दोस्तों को भी चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ पाए। ये होता क्या है कि लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम बेहतर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।